नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। भैया, जैसा कि पेपर नंबर 13 आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है और आप सभी को पता है कि इसका जो सिलेबस है, ठीक है, वो दिया ही नहीं गया एक तरीके से है। और जो चीजें वहां पर दी भी गई हैं, बहुत ब्रॉड एरिया में दी गई है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं, महज 15 क्वेश्चंस। उनमें से लगभग 7 या 8 क्वेश्चन आपके पुराने पेपर के आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने नए बना दिए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, केवल एक ही वीडियो मैं इसकी अपलोड करूंगा। बाकी आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आप लोग पेपर कैसे करके आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में अगर हम बात करें तो बहुत कुछ उन्होंने नहीं दिया है, जिस कारण से मैं ये कह सकता हूं कि मैं नीरस हूं इसको आपको बताने के लिए, बनाने के लिए। नहीं तो भैया कोई समस्या नहीं थी, 2 4 5 जो भी वीडियो होती मैं अपलोड कर देता। हाँ, पुरानी वीडियोस कुछ अपलोड हैं, अगर आप उनको चाहिएगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं भैया आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर की। पहला क्वेश्चन, कार्यस्थल पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संप्रेषण। और ये पिछले साल जो आपका 2025 में एग्जाम हुआ था, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 21वीं सदी के कौशल के अंतर्गत 4CS का पूर्ण रूप क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। ये है भैया इसका फुल फॉर्म, ठीक है। क्वेश्चंस ये नया मैंने यहाँ पर जोड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंतर्गत था तो यहाँ पर लेके आया भैया। कार्यस्थल में विविधता को एक वाक्य में परिभाषित कीजिए, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चंस थे आपके। तो कहेंगे किसी कार्यस्थल पर बिना किसी भेदभाव के अलग अलग लिंग, आयु, संस्कृति, धर्म, समाज, भाषा, शारीरिक व मानसिक योग्यता वाले लोगों को एक साथ काम करने का समान अवसर ही कार्यस्थल में विविधता कहलाता है। दिव्यांगजनों के लिए कार्यस्थल पर भौतिक बाधाओं को दूर कर सुगम्य बनाने के लिए आप कहोगे भैया उनको असेसिबिलिटी मिल जाए, हर बच्चा आ जा सके, उचित अनुकूलन दे दिया जाए, उनका काम हो जाएगा। किसी समस्या को तार्किक रूप से सोचने और उसे हल करने की क्षमता को कौन सा कौशल कहा जाता है? वो आपका समस्या समाधान कौशल कहा जाता है, या आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग आप लोग कहते हैं। विशेष सूचना भैया क्या है? केवल एक वीडियो ही इसकी मैं अपलोड करूंगा। पहली ये विशेष सूचना है। दूसरी विशेष सूचना क्या है? आप सभी के सारे पेपर्स अच्छे हुए होंगे। ये पेपर आप सभी को पता है कि सिलेबस भी नहीं साबुत देते हैं, सही से इन्होंने सिलेबस तक नहीं दे रखा। तो जितना भी मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूं। बाकी एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन से रिलेटेड, अब आप लोग सेकेंड ईयर में हैं, लास्ट एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड लिख करके जरूर आइएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपको सरल देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उससे रिलेटेड लिखकर भी आना है। अब आपकी वहां पर कह सकते हैं कि समस्या समाधान कौशल कैसे काम करेगा, आप कैसे उस क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे और बेहतर लिखेंगे, आपकी समझ पर डिपेंड करेगा ये पेपर, ठीक है भैया। आधुनिक नौकरी बाजार में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन भुगतान पर संक्षिप्त टिप्पणी। भैया आज हर जगह पर डिजिटल साक्षरता है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ईमेल है। इसके माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, ये सही उपयोग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान, यूपीआई, नेट बैंकिंग, व्यवसायिक लेन देन काफी तेजी हो रही है, सुरक्षित और पारदर्शिता के साथ में। एक कर्मचारी के लिए डिजिटल रूप से साक्षर होना, समय बचाना, ये आपका डिजिटल साक्षरता कहलाता है, ठीक है। बात करते हैं समावेशी कार्यस्थल में दिव्यांग कर्मचारियों के साथ काम करते
समय किस प्रकार की संवेदनशीलता और शिष्टाचार रखना चाहिए। भाई कहीं पर भी आप हो, समानता का उन्हें भाव दो, उनके लिए उनको दया से ना देखो, बल्कि टीम के साथ मिलकर के हिस्से के साथ काम करो। सकारात्मक भाषा, हमेशा सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। अनुमति लें, सहायता करने से पहले हमेशा उससे पूछें, मदद लें। ठीक है, धैर्य बना करके रखें। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन है। निरंतर सीखने एवं स्व अध्याय से किसी कर्मचारी के करियर वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है। आधुनिक तकनीकी और काम के तरीके लगातार बदल रहे हैं। स्वाध्याय से कर्मचारी नए कौशल सीखते हैं और नौकरी के लिए जो है प्रासंगिक बन जाते हैं। आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, अगर काम में गलतियां करते हैं, आगे कुछ सीखने का अवसर उनको मिलता है, भविष्य में प्रमोशन होगा, बेहतर तैयारी होगी। टाइम मैनेजमेंट किन्हीं 3 प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताइए। प्राथमिकता तय करना, सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कामों को पहले करना। लक्ष्य, गोल सेटिंग, अपने दैनिक कार्यों के लिए स्पष्ट और छोटे लक्ष्यों को तय करना। समय सीमा तय करना, हर काम को पूरा करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करना और समय को समय से खत्म करना। ठीक है, काम को समय से खत्म करना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आने वाली 3 प्रभावी चीजें। ठीक है, क्या बाधाएं आएंगी, बैरियर आएंगे, उस पर बात करते हैं। फिजिकल बैरियर, तेज आवाज में अगर आप बात करोगे इफेक्टिव नहीं रहेगी। खराब नेटवर्किंग होगी तब भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, दूरी के कारण साफ सुथरी आवाज ना सुनाई देना तब भी इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, भाषाई बाधा, बोलने में, सुनने में भाषा, तो इसमें भी भैया इफेक्टिव नहीं। मनोवैज्ञानिक बाधा, डर, गुस्सा, तनाव, पहले से बनी रूढ़िवादी सोच के कारण। ठीक है, ये गलत समझ सकता है कोई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। टीम वर्क क्या है। टीम वर्क आप सभी को पता है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत मतभेदों को भुलाकर किसी एक साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं, तो उसे टीम वर्क कहा जाता है। मैं की भावना के साथ यहाँ पर हम की भावना होती है। ठीक है, संगठन की सफलता में योगदान, भाई कार्य आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी कठिन कार्य हो, सरल कार्य हो, उनको छोटे छोटे भागों में सबके साथ डिवाइड कर लीजिए। सभी को अलग अलग कार्यों को सौंप दीजिए और कुशल रूप से उसका निर्वहन कीजिए। उत्पादकता में वृद्धि, जब पूरी टीम एक साथ में काम करती है तो संसाधनों का दुरुपयोग कम होता है और संगठन की कुल कार्य क्षमता, उत्पादकता बढ़ सकती है। नवाचार, इनोवेटिव और रचनात्मकता, एक टीम में अलग अलग पृष्ठभूमि और सोच वाले लोग होते हैं। जब वे मिलकर विचार विमर्श करते हैं तो नए रचनात्मक विचार सामने आते हैं। ठीक है भैया, जोखिम का प्रबंधन, किसी प्रोजेक्ट में आने वाली समस्याओं या गलतियों की जिम्मेदारी पूरी टीम की होती है। इससे किसी एक व्यक्ति पर मानसिक दबाव नहीं बनता, बल्कि सब मिलकर के काम करते हैं। कर्मचारियों के बीच अगर असामंजस्य है, योगदान नहीं है, तब भैया गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पारंपरिक विश्वास का निर्माण, भाई आपको ट्रस्ट को जो है बिल्ड करना पड़ेगा। एक साथ मिलकर के काम करने से कर्मचारियों के बीच आपसी समझ बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य वातावरण उनका बेहतर होता है। बेहतर संप्रेषण, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, टीम वर्क के दौरान सदस्य अपने विचारों को खुलकर साझा करते हैं और दूसरों के सुझावों को ध्यान से सुनते हैं और कार्यस्थल पर गलतफहमियां जो होती है उसको दूर कर लेते हैं। पीयर लर्निंग, एक दूसरे के साथ अगर सीखते हैं, अनुभव साझा करते हैं तो सबसे अच्छा है। मनोबल और प्रेरणा में वृद्धि, जो भी कह सकते हैं कि टीम के सदस्य होते हैं, एक साथ जब काम करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और आपसी सहयोग के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ सकेंगे। 21वीं सदी के रोजगार बाजार की मुख्य मांगे क्या होंगी। स्पेशल एजुकेटर के रूप में आपके भीतर कौन कौन से रोजगार कौशल होने अनिवार्य है। ठीक है भैया, तो जो भी आज का रोजगार चल रहा है केवल किताबी ज्ञान पर सीमित नहीं, डिग्री पर सीमित नहीं, बल्कि आपके डिजिटल साक्षरता, आपके कौशल पर, आपके कह सकते हैं बेसिक चीजों पर टिका हुआ है। ठीक है, डिजिटल और तकनीकी साक्षरता, कंप्यूटर, इंटरनेट, क्लाउड स्टोरेज, ठीक है, सॉफ्टवेयर, जूम ऐप वगैरह जो है, एआई टूल्स, बुनियादी ज्ञान को नौकरी के लिए अनिवार्यता, ये सारी चीजें।
अनुकूलनशील और लचीलापन, बदलते पर्यावरण, नई तकनीकों और नए कार्यशालाओं के अनुसार खुद को तेजी से ढालने की क्षमता। आलोचनात्मक और तार्किक सोच, किसी अप्रत्याशित समस्या के आने पर बिना घबराए तार्किक मूल्यांकन करना और व्यवहारिक समस्या समाधान करना। ठीक है। इंटरपर्सनल कह सकते हैं कौशल, बहुसांस्कृतिक और पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ में मिलकर के काम करना और योगदान देना। निरंतर सीखने की प्रवृत्ति, नए कौशलों को सीखने के लिए खुद को हमेशा अपडेट रखने की इच्छा। स्पेशल एजुकेटर बहुत अनिवार्य हैं, क्योंकि CWSN को पढ़ाने के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। सहानुभूति और धैर्य के साथ काम करते हैं। ठीक है। सीखने की गति धीमी हो सकती है, भावनाओं को साझा कर सकते हैं, बिना चिढ़े बार बार आप बच्चे को प्रयास करवा सकते हैं। बच्चे के लिए पाठचर्या अनुकूलन कौशल का विकास करना, प्रत्येक बच्चे की दिव्यांगता, दृष्टि, श्रवण, बौद्धिक क्षमता के अनुसार काम करना। TLM और पाठ्यक्रम में बदलाव और अनुकूलन के लिए क्षमता। ठीक है। प्रभावी क्या होगा? मल्टी सेंसरी कम्युनिकेशन, केवल बोलकर नहीं बल्कि संकेतों के माध्यम से, ब्रेल लिपि के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, माता पिता और डॉक्टरों का जो है संवाद स्थापित करके, सहायक तकनीक का उपयोग करके दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों और सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर्स, हियरिंग एड्स, विशेष शैक्षणिक ऐप को चलाने के लिए डिजिटल ज्ञान। व्यवहारिक प्रबंधन कौशल, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कभी कभी व्यवहारिक समस्या, PBIS, पॉजिटिव बिहेवियर इंटरवेंशन सपोर्ट देखने को आपको मिलता है। ठीक है। इन तकनीकों के माध्यम से आप बच्चे को बेहतर टीम वर्क के साथ में अगर आप काम करोगे तब भी, भाई फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, ये सब मिलकर के काम करेंगे तब भी काम को बेहतर कर सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है? प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता क्या है? संप्रेषण तभी प्रभावी माना जाएगा जब संदेश भेजने वाला और संदेश प्राप्त करने वाला दोनों ही अर्थ को समझ सके। क्लियरिटी होनी चाहिए, संदेश का उद्देश्य पता होना चाहिए और भैया उसकी भाषा के बारे में पता होना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, छोटा संदेश, टू द पॉइंट होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया। उसमें कॉन्क्रीट ठोसपन होना चाहिए, आंकड़े, तथ्य, निश्चितता, ये सब कॉन्क्रीट होनी चाहिए। शुद्धता, संदेश में दी गई जानकारी, व्याकरण पूरी तरह से सही होना चाहिए। सुगमता, संदेश के साथ सभी वाक्य को एक दूसरे से जोड़कर होने चाहिए। ठीक है। पूर्णता, कंप्लीट होना चाहिए। संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होगी? सेंडर यानी कि प्रेरक, वह व्यक्ति जिसके हम कह सकते हैं मन में कोई विचार है, सूचना है, संदेश है, वह प्रक्रिया को शुरुआत करता है। कूट लेखन, अपने विचारों को व्यक्त करता है संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से। सेंडर, मैसेज, संदेश, यह एक वास्तविक और भौतिक उत्पादन की जानकारी है जिसे प्रेषक साझा करता है। ठीक है। माध्यम क्या होगा? किस माध्यम से? फोन के माध्यम से, आपसी बातचीत के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, सांकेतिक भाषा के माध्यम से। कूटवाचन, डिकोडिंग की बात करता है, प्राप्त करता भेजे गए संदेश को प्राप्त करके उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। ठीक है। रिसीवर, वह व्यक्ति या समूह जिसके लिए संदेश भेजा गया था। ठीक है। फीडबैक भी दिया जाता है। प्रभावी संप्रेषण का महत्व, गलतफहमियां दूर होंगी। भाई प्रभावी संप्रेषण होगा तो गलतफहमियां नहीं रहेंगी, बेहतर संबंध लोगों में बनेगा और कर्मचारियों और जो भी उत्पादकता है उसमें वृद्धि आएगी। ठीक है। कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों आवश्यक? क्योंकि भाई देखो, तनाव प्रबंधन किया जाएगा तो अत्यधिक काम जो है, समय सीमा है, उसमें बदलाव किया जाएगा। तालमेल की कमी तनाव का कारण बनती है। कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भाई अत्यधिक तनाव है, ध्यान भटकेगा, गलतफहमियां होंगी, तनाव मुक्त वातावरण है, फोकस होगा, लोग काम करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अगर बेहतर है, लंबे समय से अगर तनाव में व्यक्ति है तो बीपी हाई हो सकता है, दिल की बीमारी हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ऐसी शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। बर्नआउट से बचने के लिए अत्यधिक मानसिक थकावट के कारण कर्मचारी अपनी सकारात्मक कार्य कौशल क्षमता को के लिए आप कह सकते हैं। ठीक है। जब कर्मचारी तनाव मुक्त होता है तो अच्छा काम करता है, और अगर तनाव में होगा तो विवाद होगा, लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है भैया। ठीक है। काम के दबाव को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करना। भाई अगर काम का दबाव कम होगा, ठीक है,
तो मानसिक स्वास्थ्य वाकई बेहतर रहेगा। इसके लिए भैया आप क्या कर सकते हो, कार्यों का सही नियोजन और प्राथमिकता दिन की शुरुआत में ही कामों की सूची बनाना, सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कामों को सबसे पहले करना, ठीक है। पूरे काम को एक साथ के बजाय छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके करना। समय प्रबंधन आप कह सकते हो, और छोटे छोटे ब्रेक में काम को करना। भाई जैसा आप चाहो वैसे काम को कर लो, फिर आप काम करो, फिर थोड़ी देर आराम कर लो, फिर काम कर लो, ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब चीजों से आप काम कर सकते हो, बेहतर हो सकता है। विविध कार्यबल से क्या तात्पर्य है, विविध कार्यबल जो है आपका, उससे क्या तात्पर्य है, तो विविध कार्यबल का अर्थ होता है ऐसे कार्यस्थल से है जहां किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अलग अलग लिंग, आयु, जाति, धर्म, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीयता और अलग अलग शारीरिक व मानसिक योग्यता वाले लोग एक साथ में मिलकर के काम करते हैं। सरल शब्दों में यह एक ऐसा संगठन जो समाज के हर वर्ग के लोगों को अपनी योग्यता साबित करने का अवसर देता है। बहुसांस्कृतिक और विविध योग्यताओं वाले कार्यस्थल में चुनौतियां कहेंगे भाई, संप्रेषण में बाधा आती है। जहां पर बहुत ज्यादा भाषाएं होंगी वहां पर कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आएगी, बात करने में दिक्कत आएगी, तालमेल करने में दिक्कत आएगी, लोग निर्देशों को नहीं समझ पाएंगे, गलतफहमियां होंगी, पूर्वाग्रह होगी, रूढ़िवादिता होगी, तब भी समस्या आएगी। संस्कृति, लिंग, ठीक है, इनको लेकर के अगर दिव्यांगों को लेकर के अगर पूर्वाग्रह है तब भी इसमें सांस्कृतिक टकराव हो सकता है। लोगों का त्योहार, खान पान, रहन सहन, अगर इसमें समस्या आती है तो भी दिक्कत हो सकती है भैया। भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी, ठीक है। कार्यस्थलों पर दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रैंप, सुगम शौचालय, विशेष सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं हो पाते, इसमें भी कठिनाई आती है, ठीक है। चुनौतियों को दूर करने का उपाय क्या होगा, विविधता, डाइवर्सिटी को अपनाया जाए, सभी के लिए उनकी संस्कृति, उनके लिए कार्यशाला और उनके लिए भैया जो भी अधिकार है उनको सुरक्षित किया जाए। सुगम्य और समावेशी वातावरण बनाया जाए। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कहता भी है कि भैया बच्चे के लिए बाधा मुक्त वातावरण बनाया जाए, लिफ्ट, सॉफ्टवेयर, इन सब चीजों का उपयोग किया जाए, ठीक है। बच्चे के लिए सांस्कृतिक आदान प्रदान को बेहतर करो, उसके कह सकते हो आप उसको प्रमोशन दो, ठीक है। आप कह सकते हो कि बच्चे को जो भी आप सिखाओ वो जिम्मेदारी पूर्वक होना चाहिए, जिससे कि बच्चा अच्छे से सीखे और भैया बेहतर बन पाए। तो ये सारी चीजें भैया थी। मुझे भी पढ़ाते हुए इसको मन नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा इसमें था ही। बाकी आप लोग अच्छे से पेपर दीजिए, जितना हमसे हो सका हमने कोशिश की आप लोगों के लिए अच्छा करने की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमारे चैनल पर वीडियोस को देखा और अपने पेपर्स दिए। बाकी भैया हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।